हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरसी शर्मा और स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं रीट लेवल 2 के साइंस में फोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या और वो भी कारण सहित। 2 पार्ट हमने बल से संबंधित कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका पार्ट हल करेंगे थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि स्थिर वैद्युत बल होता है। ध्यान दीजिए, स्थिर वैद्युत बल लगता है 2 स्थिर आवेशों के मध्य, और यह बल का मान बताया था वैज्ञानिक कूलाम ने। इसके अनुसार 2 स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान 2 आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती R²। दोनों को यदि मिलाते हैं तो फाइनली हमारे पास सूत्र बन जाता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ K एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर होगा ए और सी, अर्थात सेकंड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नांकित में बल का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं पेशीय, चुंबकीय, विद्युत और प्रकाश। तो बल जो है वह एक प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है जो कि 2 वस्तुओं के मध्य होती है, और उन दोनों वस्तुओं का आपस में स्पर्श होना कोई आवश्यक नहीं है, जो कि हम देख भी चुके हैं कि बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करती है तथा असंपर्क बल में दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे चुंबकीय, यह भी एक बल का ही रूप है। 2 मैग्नेट यदि हम लेते हैं तो उन्हें बिना स्पर्श किए भी उनकी स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, तो वह बल होता है चुंबकीय बल। 2 आवेश यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था, तो कुछ दूरी पर होंगे तब भी उनके बीच में बल लगता है, जिसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। इसका मतलब सी वह भी एक विद्युत बल है, बी चुंबकीय बल है। पेशीय बल जो कि हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लगता है, तो पेशीय भी एक बल है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो गया डी प्रकाश, यह एक बल नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो गया डी प्रकाश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। मतलब वो बल हमें बताना है जो कि दूरी से रिलेटेड नहीं होता है। तो पहला आंसर दिया गया है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल का सूत्र हम जानते हैं कि F बराबर G m1 m2 बटा R², यानी गुरुत्वीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब गुरुत्वीय बल दूरी पर कार्य करता है। सेकंड दिया गया है चुंबकीय बल। 2 मैग्नेट यदि पास में रखी हुई हैं तो बल ज़्यादा लगता है, और यदि मैग्नेट को थोड़ा दूर खिसका देते हैं तो उनके बीच में बल कम लगता है। इसका मतलब दूरी के कारण चुंबकीय बल भी परिवर्तित होता है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, वो भी दूरी पर कार्य करता है। नंबर थर्ड विद्युत बल, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट में हमने देखा था कि विद्युत बल जो है वह भी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात 2 आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो वहां पर स्थिर वैद्युत बल का मान ज़्यादा होगा, और यदि दूरी का मान ज़्यादा है तो वहां पर स्थिर वैद्युत बल का मान कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों दूरी पर कार्य करते हैं। नंबर 4 हो गया घर्षण बल। तो घर्षण बल का हम जानते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के जब स्पर्श करेगी और वहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में जो बल लगाती है वो होता है घर्षण बल। तो यहाँ पर यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दोनों वस्तुओं का स्पर्श होना आवश्यक है। इस कारण से हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि जब एक व्यक्ति खुरदरी सतह पर चलता है तो सतह द्वारा आरोपित घर्षण बल होगा। तो ध्यान दीजिए, घर्षण बल के बारे में आपको बताया हुआ है कि घर्षण बल 2 ठोस सतहों के मध्य वस्तु की
आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी एक वस्तु यदि दाईं तरफ चल रही है तो उसकी सतह के द्वारा विपरीत दिशा में बल लगता है, वो होता है घर्षण बल। ध्यान दीजिए, घर्षण बल का लगना भी जरूरी है, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही हमारा चलना संभव होता है। तो हमारे यहाँ जो घर्षण बल लगेगा वह वस्तु या किसी व्यक्ति की गति के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सतह बनी हुई है और सतह के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। यदि बॉक्स को हम दाईं तरफ खींचते हैं तो जिस सतह पर वह वस्तु रखी हुई है तो उस सतह के द्वारा बॉक्स पर विपरीत दिशा में बल लगता है और वह होता है घर्षण बल। तो हमारे को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्ति की गति की दिशा में, यह बिल्कुल गलत है। व्यक्ति की गति की दिशा से विपरीत होता है, यह बिल्कुल सही आंसर है बी। थर्ड देखते हैं, व्यक्ति की गति की दिशा के लंबवत, यह भी हमारा गलत आंसर है। और नंबर डी दिया गया है, व्यक्ति की गति की दिशा के लंबवत नीचे की ओर। यहाँ पर 3 ऑप्शन वो हमारे गलत हैं। बी हमारा बिल्कुल सही है कि गति की दिशा से विपरीत होता है घर्षण बल की दिशा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्न में असत्य है। ध्यान देना, सत्य और असत्य में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आराम से देखें प्रश्न को। यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि वस्तु का भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि W बराबर हम जानते हैं mg और द्रव्यमान होता है m। यदि m का मान परिवर्तित होगा तो वस्तु का भार भी परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मान तो फिक्स हो गया, तो m जब बदलेगा तो W का मान भी बदल जाएगा। जैसे m का मान अगर 5 kg है तो उसके लिए W का मान अलग आएगा। यदि m का मान 20 kg है तो W का मान अलग होगा। W का मतलब हो गया भार। इसका मतलब ए, वस्तु का भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह सत्य है। नेक्स्ट बी, गुरुत्व बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है और प्रत्येक वस्तुओं के मध्य यह बल लगता रहता है, लेकिन हमें उनका आभास नहीं होता है। लेकिन इस बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान रहती हैं। तो सेकंड आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी सत्य कथन है। थर्ड दिया गया है, द्रव्यमान और भार अलग अलग राशियां हैं। बिल्कुल, द्रव्यमान और भार अलग अलग राशियां हैं। द्रव्यमान बराबर जैसे 5 kg, तो भार हमारे पास में हो गया m का g गुणा, यानी W बराबर mg। तो यहाँ पर जो भार होगा वह द्रव्यमान का भी g गुणा होता है और भार जो होता है वह एक तरह से पृथ्वी के द्वारा लगने वाले बल के बराबर होता है। और भार एक सदिश राशि होती है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। किसी स्थान विशेष पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार में परिवर्तन होता है। जैसे किसी वस्तु का भार यदि हम चंद्रमा पर ज्ञात करते हैं तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है। तो W बराबर होता है mg, अतः g कम हो जाता है, तो चंद्रमा पर भार का मान भी कम हो जाएगा किसी वस्तु का, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह क्लियर होता है कि द्रव्यमान और भार अलग अलग राशियां हैं। तो हमारा सी ऑप्शन वह भी एक सत्य कथन है। डी दिया गया है कि स्थिर वैद्युत आवेश गतिमान होते हैं। यह कथन गलत है, यानी असत्य है, क्योंकि स्थिर वैद्युत आवेश जो हैं वो स्थिर होते हैं और स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य ही कूलाम बल लगता है, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि स्थिर वैद्युत बल 2 आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ज्ञात किया था कूलाम के नियमानुसार। तो इसका मतलब हमारा आंसर डी होगा, स्थिर वैद्युत आवेश गतिमान होते हैं, जबकि स्थिर वैद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, तब ही उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल लगता है। गतिमान अवस्था में उन पर चुंबकीय बल और लगने लगता है। इस कारण से हमारा सही आंसर होगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो यह गुरुत्वाकर्षण नियम
किसके ऊपर लागू होता है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का कथन क्या था कि ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब चाहे दो वस्तुएं कहीं पर भी हों जो कि एक क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसे कि हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में यदि कोई भी दो वस्तुएं हैं तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, चाहे वो वस्तुएं किसी भी प्रकार की हों। गुरुत्वीय बल के कारण ही सभी आकाशीय पिंड विद्यमान होते हैं, चाहे वो ग्रह हों, आकाशीय अन्य कोई पिंड हों, वो सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अनावेशित कणों के लिए। तो सभी अनावेशित कणों के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यदि कण आवेशित होते हैं तो उनके मध्य वैद्युत बल लगने लग जाता है। सी दे रखा है ग्रहों के लिए, जो कि अभी आपको बताया कि किसी भी प्रकार के पिंड हों उन सब के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सही आंसर है डी, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की गहराई की ओर जा रहे हैं। हमें पता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, तथा पृथ्वी से पृथ्वी के अंदर यानी भीतर की ओर गहराई की ओर जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। लेकिन ऊंचाई यदि h जाए और पृथ्वी की सतह से h गहराई ही नीचे जाए तब वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई की अपेक्षा आधा कम होता है, लेकिन सतह की तुलना में घटता ही है। तो हमारा सही आंसर होगा ए, यानी गुरुत्वीय त्वरण घटता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। यहाँ पर द्रव्यमान की इकाई नहीं पूछा गया है, यानी उसका मात्रक। तो हमारे को पता है कि द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, तो हम द्रव्यमान की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कारण से द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। और यहाँ पर हमारे पास मात्रकों की 3 पद्धतियाँ होती हैं, MKS, CGS और FPS। तो हमें पता है कि MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक या इकाई होता है किलोग्राम, तथा CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और FPS पद्धति में मात्रक होता है द्रव्यमान का पाउंड, या जिसे पौंड भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है सी, डाइन। अब हम जानते हैं कि डाइन जो है वह तो बल का CGS मात्रक होता है, द्रव्यमान का नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्न में असत्य कथन है। तो हमारे को इसमें से असत्य कथन को छांटना है। तो हमारे यहाँ जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी कथनों में बल से रिलेटेड पॉइंट है। तो पहला दे रखा है कि गतिशील वस्तुओं को स्थिर करने के लिए बल लगाना पड़ता है। दूसरा दिया गया है किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। किसी एक ही बिंदु पर लगने वाले 2 या 2 से अधिक बलों को संगामी बल कहते हैं। और नंबर डी दिया गया है कि वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए कि बल क्या है, बल भी एक भौतिक राशि है जिसका मान हम माप सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया होती है। तो बल के कारण किसी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी वस्तु स्थिर है तो वह गतिमान हो सकती है, और गतिमान है तो स्थिर हो सकती है। बल के कारण उसका परिवर्तन हो ऐसा संभव भी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए उसको प्रेरित कर सकती है, यानी वो एक तरह से प्रयास होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भारी वस्तु के यदि हम धक्का मारते हैं तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन के लिए उसे प्रेरित किया गया है या प्रयास किया गया है, तो वह भी क्या है, एक बल ही है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि गतिशील वस्तुओं को स्थिर करने के लिए बल लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही है कि गतिशील वस्तुओं को बल लगाकर हम रोक सकते हैं। सेकंड कथन हमें दिया गया है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, और यह कथन भी बिल्कुल सत्य है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु पर यदि 2 आदमी एक ही दिशा में धक्का मार रहे हैं तो दोनों के द्वारा लगने वाला बल जो है वह जुड़ जाता है।
यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो परिणामी बल जो हमें प्राप्त होता है वह उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे एक वस्तु पर F1 बल लग रहा है दाईं तरफ तथा F2 बल भी लग रहा है दाईं तरफ, तो दोनों का जो टोटल आएगा वह होगा F बराबर F1 प्लस F2। तो एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ते हैं तब हमें परिणामी बल मिलता है, और यदि विपरीत दिशा में बल लगते हैं तब उनको घटाकर हमें परिणामी बल प्राप्त होता है। तो सेकंड आंसर भी हमारा बिल्कुल सत्य है। थर्ड दिया गया है कि किसी एक ही बिंदु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों को संगामी बल कहते हैं। तो संगामी बल उन्हें कहते हैं जब किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, इसके ऊपर एक बल इस प्रकार से लग रहा है, दूसरा बल इस प्रकार से लग रहा है, तीसरा इस प्रकार से लग रहा है, लेकिन सभी बल इस पॉइंट पर ही लग रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं संगामी बल। थोड़ा सा और ध्यान देना कि यदि इन सभी बलों का टोटल हम करें और टोटल करने के बाद यदि इनका मान शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती हैं, तब उनको हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर या जोड़ करने पर परिणामी टोटल बल का मान शून्य प्राप्त होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो बल लग रहा था वो बल संतुलित बल होता है, और वह वस्तु संतुलन अवस्था में ही रहती है, यानी स्थिर अवस्था में रहती है। तो वह भी हमारे टॉपिक है कि संतुलन बल किसे कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले संगामी बलों का टोटल मान शून्य होता है, तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं तथा वस्तु को संतुलन अवस्था में कहते हैं। ऑप्शन नंबर दे रखा है डी कि वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक है। यह कथन असत्य है, क्योंकि वस्तुओं को बल लगाने के लिए छूने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, इनमें वस्तुओं को आपस में छूने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे वस्तुएं r दूरी पर जब होती हैं तब भी उनके मध्य बल लगता है। अतः सही आंसर होगा डी कि वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यह प्रश्न दिया गया है घर्षण बल से संबंधित। हम जानते हैं कि घर्षण बल भी जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल और एक होता है गतिक घर्षण बल। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है और उसके ऊपर हम बल लगाते हैं, यानी उसके धक्का मारते हैं, लेकिन वस्तु खिसकती नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी सतह के द्वारा उस वस्तु पर गति के विपरीत दिशा में बाह्य बल लग रहा है। जैसे वस्तु को दाईं तरफ खींच रहे हैं तो सतह के द्वारा बाईं तरफ बल लगेगा, और यहाँ पर बाईं तरफ वाला जो बल होगा वह कहलाएगा स्थैतिक घर्षण बल, और यह बल बाह्य बल से अधिक है, इस कारण से वस्तु नहीं खिसकती है। तो अब यदि बाह्य बल का मान और बढ़ाते हैं तब स्थैतिक घर्षण बल का मान भी और बढ़ेगा, यानी वह उसको और ज़्यादा रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन मैक्सिमम वह उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो जिस मैक्सिमम बल के द्वारा वो लास्ट उस वस्तु को रोक के रखेगा, कि जब वस्तु गति करने वाली होगी, मतलब जैसे ही रुकी हुई वस्तु गति करने की पोजीशन में आएगी तो गतिमान होते ही वहाँ पर गतिक घर्षण बल लगने लग जाएगा, जिसे कि हम सर्पी घर्षण भी कहते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास वो 8 पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर रुकी हुई वस्तु गति करने वाली होगी और वह बाह्य बल जो था, जो उसके ऊपर लग रहा था, उसके विपरीत दिशा में जो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा था, वो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बल से रोकने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और उस मैक्सिमम बल को ही क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। तो सीमांत घर्षण बल जो है वह स्थैतिक घर्षण बल का ही मैक्सिमम मान होता है, यानी वह फाइनल मैक्सिमम बल से रोकने का प्रयास करता है कि इस बल के बाद वो इससे ज़्यादा नहीं रोक सकता, उसके बाद वहाँ पर वस्तु गतिक अवस्था में पहुँच जाती है और वह आ जाता है वहाँ पर सर्पी घर्षण। तो सही आंसर होगा हमारा सी, स्थैतिक घर्षण का, यानी स्थैतिक घर्षण बल का जो मैक्सिमम मान होता है वही कहलाता है सीमांत घर्षण बल। यह थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो कि आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं
तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका पार्ट 4। तब तक के लिए धन्यवाद।